मान लीजिए कोई अपनी पसंद के हिसाब से दर्जी से एक कपड़ा सिलवा रहा है हाँ। और कोई दूसरा शायद दुकान पर जाकर किसी रेडीमेड ब्रांड का कपड़ा खरीद रहा है। हाँ, खरीद सकता है। दोनों ही मामलों में तो कपड़ा मिल रहा है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया क्या एक जैसी है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, एकदम अलग है। आज हम इस उत्पादन व्यवस्था या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे। मतलब इसके असली विशेषताएं क्या हैं और कितने तरह से इन सिस्टम्स को सजाया या वर्गीकृत किया जा सकता है, ये देखेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सबके लिए साफ हो। अच्छा, तो शुरुआत में ही आ जाए कि ये उत्पादन व्यवस्था असल में है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो क्या यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने कुछ सामग्री या इनपुट का इस्तेमाल करके उन्हें हमारी ज़रूरत के अनुसार उत्पाद या सेवा यानी आउटपुट में बदल दिया जाता है? मिठाई की दुकान में दूध, चीनी वगैरह इनपुट होते हैं। है? इन सब का इस्तेमाल करके संदेश बनाया जाता है, जो कि आउटपुट है। अच्छा, और यही बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन, इसी में बात छुपी है। योजना बनाना, डिजाइन करना, मशीनों को सही जगह रखना, कर्मचारियों का प्रबंधन, सब कुछ। समझ गया। और यह रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन जितना साधारण लगता है, इसकी सीमा उससे ज्यादा है। अच्छा, ऐसा है क्या? कैसा? मतलब यह सिर्फ भौतिक चीजें बनाना नहीं है, जैसे कपड़े या संदेश। यह सूचनात्मक भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सर्विस। अच्छा, यह स्थानिक हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और मनोरंजन, मनोवैज्ञानिक। दिलचस्प। असल बात यह है कि सही कच्चा माल, मशीनरी, श्रम, प्रबंधन और पूंजी का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनाना जिसकी कोई वैल्यू हो, यानी जो इंसानों के किसी काम आए। ठीक है, तो एक अच्छी उत्पादन व्यवस्था की कुंजी क्या है? मतलब कौन-कौन सी खूबियां सबसे जरूरी हैं? देखिए कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन मतलब बाजार की मांग, नए डिजाइन के हिसाब से कितनी जल्दी उत्पादन में बदलाव लाया जा सकता है। सोचिए फास्ट फैशन ब्रांड्स। हाँ, वे तो बहुत जल्दी नए स्टाइल बाजार में लाते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय सप्लाई चेन काम करती है। कच्चा माल जुटाने से लेकर दुकान तक सामान पहुंचाने तक, यह सब कुछ बहुत तेजी से कर सकते हैं। यही तो इनकी लचीलापन है। अच्छा, समझ गया। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और समय पर डिलीवरी भी तो बहुत जरूरी हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और इन सब गुणों को एक साथ पाना ही असली चुनौती है। थी? इसके लिए कंपनी के अलग अलग विभागों जैसे डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग के बीच जबरदस्त समझदारी या इंटीग्रेशन जरूरी है। बिल्कुल। आजकल सिर्फ कम खर्च में देशी चीजें बनाना एफिशिएंसी काफी नहीं है। कस्टमर सर्विस और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। और अब तो पर्यावरण की बात भी हो रही है। बिल्कुल, पर्यावरण जागरूकता बड़ा फैक्टर है। तो सवाल है कि सफल उत्पादन व्यवस्था किन गुणों पर टिकी होती है? ध्यान रखना। बिल्कुल। लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए तो एक जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती, है ना? जैसे एक सीमेंट फैक्ट्री की उत्पादन प्रक्रिया। हाँ।
ভাবুন একটা বড় হাসপাতালের কথা, সেখানে এক্স-রে ডিপার্টমেন্ট, প্যাথোলজি ল্যাব, সার্জারি সব আলাদা আলাদা জায়গায়। রোগীর যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তাকে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়। সেরকমই এই ব্যবস্থায় মানে প্রসেস লেআউটে একই ধরনের মেশিন বা কাজগুলো একসঙ্গে এক জায়গায় রাখা হয়। যেমন কারখানায় হয়তো সব লেদ মেশিন এক জায়গায়, সব ড্রিলিং মেশিন আরেক জায়গায়। আচ্ছা, তার মানে এখানে খুব কাস্টমাইজড জিনিস বানানো যায়, মানে কম সংখ্যায় কিন্তু নানা ধরনের। ঠিক তাই, এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি। যখন অনেক ধরনের পণ্য অল্প সংখ্যায় বানাতে হয় তখন এটা খুব ভালো। কিন্তু অসুবিধাও নিশ্চয়ই আছে। হ্যাঁ আছে। অসুবিধা হলো জিনিস বা কাজটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বেশ সময় লাগে, পরিশ্রমও বেশি, আর সব মেশিনের পুরো ব্যবহারও হয়তো সব সময় হয় না। তাই মনে রাখার বিষয় হলো প্রসেস লেআউট কখন সবচেয়ে বেশি কার্যকর। বুঝলাম। আচ্ছা, এরপর দ্বিতীয় প্রকারভেদটা কি? দ্বিতীয়টা হলো পণ্য বিন্যাস বা প্রোডাক্ট লেআউট। এর সবচেয়ে চেনা উদাহরণ হলো অ্যাসেম্বলি লাইন। একদম। ভাবুন একটা লম্বা লাইনের ধারে পরপর ওয়ার্কস্টেশন সাজানো, প্রতিটা স্টেশনে গাড়ির কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশ জোড়া লাগছে। আর গাড়িটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে লাইনের শেষ থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক, এটাই প্রোডাক্ট লেআউট। তার মানে যখন প্রচুর পরিমাণে, মানে মাস প্রোডাকশন, একই রকম জিনিসের জন্য এটা সেরা। একদম। এখানে প্রতিটা ধাপ ফিক্সড, তাই প্রোডাকশন খুব ফাস্ট হয়। ऑटोमेशन आसान है और हर चीज की उत्पादन लागत कम हो जाती है। वाह बढ़िया, इसमें परेशानी है इसमें एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरी लाइन एक खास प्रोडक्ट के लिए सेट की गई है। इसलिए किसी नए मॉडल या डिजाइन के लिए पूरे सिस्टम को बदलना समय लेने वाला और महंगा है। इस लचीलेपन की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो प्रोडक्ट लेआउट का मुख्य फायदा क्या है और इसकी कमी कहाँ है, याद रखना चाहिए। ठीक है। तो प्रोसेस लेआउट कम वॉल्यूम ज्यादा विविधता के लिए है और प्रोडक्ट लेआउट ज्यादा वॉल्यूम कम विविधता के लिए। लगभग ऐसा ही है। तो तीसरी किस्म शायद इन दोनों के बीच की कोई चीज है। हाँ, हद तक ऐसा कह सकते हैं। तीसरा है सेलुलर विन्यास। सेलुलर लेआउट यह कैसे काम करता है? यहाँ फैक्ट्री को छोटे छोटे सेल्स में बांटा जाता है। सेल मतलब छोटे छोटे हिस्से या वर्क ग्रुप। हर एक सेल को ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बनाया जाता है जिनका लुक या बनाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। इन्हें प्रोडक्ट फैमिली कहा जाता है। ओहो, प्रोडक्ट फैमिली। अच्छा, अगर कोई उदाहरण दो तो बेहतर होगा। मान लीजिए एक सेल सिर्फ अलग अलग तरह की कुर्सियां बनाने के लिए रखा गया है। वहां कुर्सी बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए, जिस तरह के कर्मचारी चाहिए, वे उसी सेल में काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। इसका फायदा क्या है? प्रोसेस या प्रोडक्ट लेआउट से यह कैसे अलग है? इसके कारण प्रोसेस लेआउट में जो लचीलापन था और प्रोडक्ट लेआउट में जो एफिशिएंसी या दक्षता थी, दोनों की कुछ कुछ सुविधाएं यहां मिलती हैं। क्योंकि एक ही सेल के अंदर ज्यादातर काम हो जाता है, इसलिए सामान को ज्यादा इधर-उधर नहीं करना पड़ता। सेटअप टाइम भी कम हो जाता है। मतलब चीजें बनाने में कम समय लगता है। हाँ, और कर्मचारी जो किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं, वे ही होते हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करके कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी निष्ठा, समर्पण और अथक प्रयास ही किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी होते हैं। चाहे वे किसी भी विभाग में कार्यरत हों, चाहे वे उत्पादन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन या ग्राहक सेवा में हों, प्रत्येक कर्मचारी का योगदान अमूल्य होता है। वे न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि वे नवाचार और सुधार के लिए भी नए विचार लाते हैं, जिससे कंपनी को लगातार आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को उचित सम्मान, प्रोत्साहन और समर्थन मिले ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें और संगठन के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें। उनके बिना कोई भी कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती और न ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। कर्मचारियों का कल्याण और उनकी संतुष्टि सीधे तौर पर कंपनी की उत्पादकता और लाभप्रदता से जुड़ी होती है। एक खुश और प्रेरित कार्यबल ही किसी भी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही कारण है कि कर्मचारियों को कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाना चाहिए।